आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच। इस पुस्तक में कुल 15 अध्याय हैं। पिछले 2 वीडियो में आप अध्याय 4 तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 5 से सुनेंगे। अध्याय 5 है व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु, धनवान होने की तरफ चौथा कदम। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक समान है और दूसरा विशेष तरह का है। समान ज्ञान कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बड़ी मात्रा या किस्म में हो सकता है। धन का संचय करने में इसका बहुत कम इस्तेमाल है। सभ्यता में समान ज्ञान के जितने भी कुल व्यवहारिक रूप ज्ञात हैं, वे सब महान विश्वविद्यालयों के संकायों के पास हैं। अधिकतर प्रोफेसरों के पास धन बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है। वे ज्ञान के शिक्षण के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे ज्ञान के संगठन या उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। ज्ञान धन को तब तक आकर्षित नहीं करेगा जब तक कि यह धन के संचय के निश्चित अंत तक कार्रवाई की व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से संगठित और समझदारी से निर्देशित नहीं होता है। इस तथ्य की समझ की कमी लाखों लोगों के भ्रम का स्रोत रही है, जो इस गलत धारणा को मानते हैं कि ज्ञान शक्ति है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्ञान ही संभावित शक्ति है। यह शक्ति केवल तब बनता है जब इसे निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और एक निश्चित अंत तक निर्देशित किया जाए। आज सभ्यता को ज्ञात शिक्षा की सभी प्रणालियों में इस लापता कड़ी को शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने छात्रों को यह सिखाने में मिली विफलता में पाया जा सकता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसे व्यवस्थित और प्रयोग कैसे करें। बहुत से लोग यह सोचने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड की स्कूली शिक्षा बहुत थोड़ी थी, वह एक शिक्षित आदमी नहीं है। वे लोग जो यह गलती करते हैं, वे हेनरी फोर्ड को नहीं जानते, ना ही वे एजुकेट का वास्तविक अर्थ समझते हैं। यह शब्द लैटिन शब्द एडुको से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाहर लाना या भीतर से विकसित करना। एक शिक्षित व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह हो जिसके पास बहुतायत में सम्मान या विशेष ज्ञान है। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने मन के संकायों को इस तरह विकसित किया है कि दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना वह जो कुछ भी चाहता है उससे या उसके समतुल्य को प्राप्त कर सकता है। हेनरी फोर्ड अच्छी तरह से इस परिभाषा के अर्थ के भीतर आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय प्रकाशित किए, जिसमें अन्य बयानों के बीच में हेनरी फोर्ड को एक अज्ञानी निराशावादी कहा गया। श्रीमान फोर्ड ने बयानों पर आपत्ति जताई और उनके बारे में अपमानजनक लेख लिखने के लिए अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जब न्यायालय में मुकदमा चला तो अखबार के वकीलों ने श्रीमान फोर्ड के अज्ञानी होने की बात प्रामाणिकता जूरी को साबित करने के प्रयोजन से उन्हें गवाह के कटघरे में बुलवाया। वकीलों ने श्रीमान फोर्ड से बहुत विविधता वाले सवाल पूछे। सभी सवाल उनके अपने ही सबूत द्वारा ये साबित करने के इरादे से थे कि वे ऑटोमोबाइल के निर्माण से संबंधित काफी विशेष ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से अज्ञानी थे। श्रीमान फोर्ड से इस तरह के सवाल पूछे गए थे: बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन था और 1776 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था? आखिरी सवाल के जवाब में श्रीमान फोर्ड ने कहा कि मुझे ब्रिटिश द्वारा भेजे गए सैनिकों की सही संख्या तो पता नहीं है,
लेकिन मैंने सुना है कि यह संख्या उन सैनिकों की तुलना में काफी अधिक थी जो कभी वापस लौटे थे। अंत में श्रीमान फोर्ड पूछताछ की इस कड़ी से थक गए और एक विशेष रूप से आक्रामक सवाल के जवाब में वे झुके, वकील की ओर उंगली से इशारा किया और कहा, यदि मैं वास्तव में इस बेवकूफ़ी वाले सवाल का जवाब या किसी भी अन्य सवाल का जवाब जो आप पूछ रहे हैं देना चाहूँ तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरी मेज पर बिजली के पुश बटनों की कतार है और सही बटन दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमी को बुला सकता हूँ जो मेरे उस व्यवसाय से संबंधित मेरी इच्छा के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है जिसमें मैं अपने ज्यादातर प्रयास लगा रहा हूँ। अब क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि सवालों के जवाब देने में सक्षम होने के उद्देश्य से मुझे सामान्य ज्ञान से अपने दिमाग को क्यों भरना चाहिए, जबकि मेरे चारों ओर ऐसे आदमी हैं जो किसी भी ज्ञान की आपूर्ति कर सकते हैं। निश्चित रूप से उस उत्तर में अच्छा तर्क था। उस जवाब ने वकील को चित कर दिया। अदालत में हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि यह एक अज्ञानी नहीं बल्कि एक शिक्षित व्यक्ति का जवाब था। कोई भी शिक्षित आदमी जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है और उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में कैसे व्यवस्थित करना है। अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से हेनरी फोर्ड के आदेश पर उन्हें अमेरिका के सबसे धनी लोगों में से एक बनने में उन्हें सक्षम करने के लिए आवश्यक उनकी जरूरत का सारा विशेष ज्ञान उनके पास था। यह जरूरी नहीं था कि यह ज्ञान उनके अपने दिमाग में हो। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसका इस प्रकृति की पुस्तक पढ़ने में काफी झुकाव और ज्ञान हो, संभवतः इस उदाहरण के महत्व को चूक सकता है। इससे पहले कि आप अपनी इच्छा को उसके मौलिक समतुल में परिवर्तित करने की अपनी योग्यता के बारे में विश्वस्त हो पाए, आपको सेवा, व्यापार या पेशे के उस विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी जिससे आप संपत्ति के बदले में पेश करने का इरादा रखते हैं। शायद प्राप्त करने की अपनी मौजूदा क्षमता या झुकाव की तुलना में आपको बहुत अधिक विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, और यदि वह सच है तो आप अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से अपनी इस कमजोरी को पाट सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से इस्पात कारोबार के तकनीकी हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानता है। इसके अलावा उसने विशेष रूप से इसके बारे में कुछ जानने की परवाह भी नहीं की। उसने वह विशेष ज्ञान जिसकी उसे इस्पात के निर्माण और विपणन के लिए आवश्यक थी, अपने मास्टरमाइंड समूह की अलग-अलग इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध पाया। दौलत के संचय के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति अत्यधिक संगठित और समझदारी से निर्देशित विशेष ज्ञान के माध्यम से हासिल की जाती है, लेकिन इस ज्ञान को आवश्यक रूप से उस आदमी के कब्जे में होने की जरूरत नहीं है जो दौलत संचित करता है। पिछले पैराग्राफ से उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति को दौलत संचित करने के लिए आशा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिसके पास इस तरह के विशेष ज्ञान की आपूर्ति करने के लिए ऐसी आवश्यक शिक्षा नहीं है जिसकी आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी लोग हीन भावना से ग्रस्त जीवन गुजारते हैं क्योंकि वे शिक्षित नहीं होते हैं। वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों के मास्टरमाइंड समूह को संगठित और निर्देशित कर पाए जिनके पास पैसे का संचय करने में उपयोगी ज्ञान है, वह उतना ही शिक्षित व्यक्ति है जितना कि समूह का कोई अन्य व्यक्ति। यदि आप इस कारण से हीन भावना से ग्रस्त हैं कि आपकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है, तो आप यह याद रखिए, थॉमस ए एडिसन अपने पूरे जीवन में केवल 3 महीने के लिए स्कूल गए थे।
उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, न ही वे गरीबी में मरे थे। हेनरी फोर्ड छठी कक्षा से कम ही स्कूल गए थे, लेकिन वे वित्तीय रूप से काफी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। विशेष ज्ञान सेवा के सबसे भरपूर मात्रा में और सबसे सस्ते रूपों में से एक है जिसे आप पा सकते हैं। यदि आपको संदेह है तो किसी भी विश्वविद्यालय के वेतन के रिकॉर्ड देख ले। ज्ञान कैसे खरीदे, यह जानना कुछ देता है। सबसे पहले तय करें कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और वह उद्देश्य जाने जिसके लिए इसकी आवश्यकता है। बहुत हद तक जीवन के आपके प्रमुख उद्देश्य और वह लक्ष्य जिसकी ओर आप काम कर रहे हैं, आपकी आवश्यकता के ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करेंगे। इस सवाल के हल होने के बाद आपके अगले कदम की आवश्यकता होगी कि आपके पास ज्ञान के भरोसेमंद सूत्रों के विषय में सही जानकारी हो। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है क, व्यक्ति का अपना अनुभव और शिक्षा। ख, अन्य लोगों के सहयोग से उपलब्ध अनुभव और शिक्षा, मास्टरमाइंड सहयोग। ग, कॉलेज और विश्वविद्यालय। घ, सार्वजनिक पुस्तकालय, सभ्यता द्वारा संगठित सभी ज्ञान पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से पाया जा सकता है। र, विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रात के स्कूलों और विशेष रूप से घर पर अध्ययन वाले स्कूलों के माध्यम से। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है तो इसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए और व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है सिवाय उस ज्ञान के जिसे किसी उपयोगी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। यही एक कारण है कि कॉलेज की डिग्रियों का अत्यधिक मूल्य नहीं होता। वे विविध ज्ञान के अलावा किसी और चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यदि आप अतिरिक्त स्कूली शिक्षा लेने के बारे में सोचते हैं तो पहले वह उद्देश्य निर्धारित करें जिसके लिए आप ज्ञान तलाश रहे हैं और फिर सीखें कि किन विश्वसनीय सूत्रों से इस विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सफल लोग सभी क्षेत्रों में अपने प्रमुख उद्देश्य, व्यवसाय या पेशे से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। वे लोग जो सफल नहीं होते हैं आमतौर पर यह विश्वास करने की गलती करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का समय स्कूल खत्म करने के समय ही खत्म हो जाता है, परंतु सच्चाई यह है कि स्कूली शिक्षा ही आपको व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें इसे सीखने के रास्ते पर डालती है। इस बदली हुई दुनिया के साथ जो आर्थिक पतन के अंत में शुरू हुई, शैक्षिक जरूरतों में चौंकाने वाला परिवर्तन भी आया। विशेषज्ञता का जमाना है। इस सच्चाई पर कोलंबिया विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के सचिव रॉबर्ट पी मूर द्वारा जोर दिया गया। विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा मांग है। रोजगार कंपनियां विशेष रूप से उन उम्मीदवारों की मांग करती है जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जैसे लेखा और सांख्यिकी में प्रशिक्षण के साथ बिजनेस स्कूल के स्नातक, सभी किस्मों के इंजीनियर, पत्रकार, आर्किटेक्ट, दवाई विक्रेता, वरिष्ठ वर्ग के नेता और सक्रिय व्यक्ति। वह व्यक्ति जो परिसर में सक्रिय रहा है, जिसका व्यक्तित्व इस तरह का है कि वह सभी प्रकार के लोगों के साथ तालमेल बिठा लेता है और जिसने पढ़ाई में अच्छा काम किया है, उसके पास पूरी तरह से शैक्षणिक गतिविधियों में लिप्त छात्र पर निश्चित बढ़त होती है। इनमें से कुछ ने अपनी चौतरफा योग्यता के कारण पदों के कई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं।
कुछ को तो 6 नौकरियों तक के प्रस्ताव मिले हैं। इस अवधारणा से हटते हुए कि ए वर्ग के छात्र सदा ही निरपवाद रूप से बेहतर रोजगार के चुनाव पाने वाला होता है, श्रीमान मूर ने कहा कि ज्यादातर कंपनियां केवल शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं देखती, बल्कि गतिविधि रिकॉर्ड और छात्रों के व्यक्तित्व भी देखती है। अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनियों में से एक ने कॉलेज में भावी वरिष्ठों के विषय में श्रीमान मूर को लिखित में कहा, हम मुख्य रूप से प्रबंधन के काम में असाधारण प्रगति कर सकने वाले व्यक्तियों में रुचि रखते हैं। इस कारण से हम विशेष शैक्षिक पृष्ठभूमि की तुलना में चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व के गुणों पर कहीं अधिक जोर देते हैं। प्रशिक्षुता का प्रस्ताव। गर्मी की छुट्टी के दौरान कार्यालयों, दुकानों और औद्योगिक व्यवसायों में छात्रों को प्रशिक्षुता ग्रहण कराने वाली एक प्रणाली का प्रस्ताव रखते हुए श्रीमान मूर ने इस बात पर जोर दिया कि कॉलेज के पहले 2 या 3 साल के बाद हर छात्र को एक निश्चित भविष्य पाठ्यक्रम चुनने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि वह केवल मजे के लिए एक गैर विशिष्टता वाले शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बिना उद्देश्य के घूम रहा है तो इसे छोड़ दे। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को इस व्यवहारिक विचार का सामना करना होगा कि सभी पेशों और व्यवसायों में अब विशेषज्ञों की मांग है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए और अधिक प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार करे। ज्यादातर बड़े शहरों में संचालित रात के स्कूल उन लोगों के लिए उपलब्ध ज्ञान के सबसे विश्वसनीय और व्यवहारिक स्रोतों में से एक है, जिन्हें विशेष स्कूली शिक्षा की जरूरत है। समाचार स्कूल कहीं भी जहां अमेरिका की डाक जाती है उन सभी विषयों पर विशिष्ट शिक्षा देते हैं जिन्हें मेल विस्तार विधि द्वारा सिखाया जा सकता है। घर पर अध्ययन प्रशिक्षण का एक लाभ अध्ययन कार्यक्रम की लोचशीलता है, जो खाली समय के दौरान अध्ययन करने की अनुमति देती है। घर पर अध्ययन प्रशिक्षण, यदि स्कूल सावधानी से चुना जाता है, का एक अद्भुत लाभ यह तथ्य है कि घर पर अध्ययन द्वारा पेश किए गए अधिकतर पाठ्यक्रम अपने साथ परामर्श के उदार विशेषाधिकार रखते हैं जो उन लोगों के लिए अमूल्य हो सकते हैं जिन्हें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। कोई भी चीज जिसे बिना प्रयास और लागत से प्राप्त किया जाता है, आमतौर पर उसकी कद्र नहीं होती, अक्सर बदनाम होती है। शायद इसलिए हमें सार्वजनिक स्कूलों में हमारे अद्भुत अवसर से इतना कम मिलता है। आत्म अनुशासन जो हमें विशिष्ट अध्ययन के निश्चित कार्यक्रम से प्राप्त होता है, कुछ हद तक उस बेकार गए अवसर की भरपाई करता है जब ज्ञान बिना लागत के उपलब्ध था। समाचार स्कूल अत्यधिक व्यवस्थित व्यावसायिक संस्थान है। उनके ट्यूशन की फीस इतनी कम है कि वे शीघ्र भुगतान पर जोर देने के लिए मजबूर किए जाते हैं। भुगतान के लिए पूछे जाने के प्रभाव के कारण चाहे छात्र अच्छे अंक लाए या बुरे, वह पाठ्यक्रम को पूरा करता है, जिससे अन्यथा वो छोड़ देता है। पत्राचार स्कूलों ने इस बिंदु पर पर्याप्त जोर नहीं दिया है क्योंकि सच्चाई यह है कि उनके संग्रह विभाग निर्णय, शीघ्रता, कार्रवाई और शुरू किए काम को खत्म करने की आदत पर बहुत अच्छे प्रकार के प्रशिक्षण का गठन करते हैं। मैंने यह 25 साल से अधिक अनुभव से सीखा है। मैंने विज्ञापन में एक घर पर अध्ययन पाठ्यक्रम में नाम लिखवा लिया। 8 या 10 सबक पूरा करने के बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी, लेकिन स्कूल ने मुझे बिल भेजने बंद नहीं किए। इसके अलावा इसने भुगतान पर जोर दिया, चाहे मैं अपनी पढ़ाई करूं या नहीं।
मैंने निर्णय लिया कि यदि मुझे पाठ्यक्रम के लिए भुगतान करना ही है तो जो मैं कानूनी तौर पर करने के लिए बात था, मुझे सबक पूरे करने चाहिए और अपने पैसे की कीमत वसूल करनी चाहिए। मैंने उस समय महसूस किया कि स्कूल की संग्रह प्रणाली कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से नियोजित है, लेकिन मुझे जीवन में बाद में पता चला कि यह मेरे प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था। भुगतान करने के लिए मजबूर किए जाने से मैं आगे बढ़ा और कोर्स पूरा किया। बाद में जिंदगी में विज्ञापन में बहुत अनिच्छा के लिए प्रशिक्षण के कारण मैंने खोजा कि उस स्कूल की कुशल संग्रह प्रणाली पैसे कमाने के लिए काफी उपयोगी थी। इस देश में दुनिया में सबसे बड़ी कही जाने वाली पब्लिक स्कूल प्रणाली है। हमने भवनों में एक बड़ी रकम का निवेश किया है। हमने ग्रामीण जिलों में रहने वाले बच्चों के लिए सुविधाजनक परिवहन की व्यवस्था की है ताकि वे सबसे अच्छे स्कूलों में शामिल हो सके। लेकिन इस अद्भुत प्रणाली की एक चौंकाने वाली कमजोरी है, यह मुफ्त है। मनुष्य के बारे में अजीब बातों में से एक यह है कि वे उस चीज को मूल्यवान मानते हैं जिसकी कोई कीमत होती है। अमेरिका के मुफ्त स्कूल और मुफ्त सार्वजनिक पुस्तकालय लोगों को प्रभावित नहीं करते क्योंकि वे मुफ्त हैं। यह प्रमुख कारण है कि इतने सारे लोग स्कूल छोड़ने के बाद और काम पर जाने के बाद अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने को आवश्यक पाते हैं। यह भी प्रमुख कारणों में से एक है कि नियोक्ता घर पर अध्ययन पाठ्यक्रम करने वाले कर्मचारियों पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं। उन्होंने अनुभव से सीखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें घर पर अध्ययन करने के लिए अपनी खाली समय का हिस्सा देने की महत्वाकांक्षा है, उसके पास वे गुण हैं जो नेतृत्व के लिए तैयार करते हैं। यह मान्यता एक धर्मार्थ भाव नहीं है, यह नियोक्ताओं के हिस्से पर ठोस व्यापार निर्णय है। लोगों में एक कमजोरी है जिसके लिए कोई उपाय नहीं है। यह महत्वाकांक्षा की कमी की सार्वभौमिक कमजोरी है। व्यक्ति विशेष रूप से वेतनभोगी जो अपने खाली समय को घर पर अध्ययन के लिए उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित करते हैं, वे शायद ही कभी ज्यादा लंबे समय तक नीचे रहते हैं। उनकी कार्रवाई ऊपर की ओर चढ़ने के लिए रास्ता खोल देती है, उनके रास्ते से कई बाधाओं को हटा देती है और उन लोगों की दोस्ताना रुचि प्राप्त करती है जिनके पास उन्हें अवसर के रास्ते पर डालने की शक्ति है। प्रशिक्षण की घर पर अध्ययन की विधि विशेष रूप से उन कार्यरत लोगों की जरूरतों के अनुकूल है जो स्कूल छोड़ने के बाद पाते हैं कि उन्हें अतिरिक्त विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन स्कूल में वापस जाने के लिए समय नहीं निकाल सकते। अवसाद के बाद से प्रचलित बदली आर्थिक स्थितियों ने हजारों लोगों के लिए यह आवश्यक बना दिया है कि वे अतिरिक्त या नए आय के स्रोत ढूंढें। इनमें से अधिकांश के लिए उनकी समस्या का हल केवल विशेष ज्ञान प्राप्त करके पाया जा सकता है। कई तो पूरी तरह से अपने व्यवसायों को बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब एक व्यापारी पाता है कि एक माल की एक निश्चित लाइन नहीं बिक रही है, तो वह आमतौर पर मांग में होने वाली किसी अन्य मांग के साथ उसे बदल देता है। वह व्यक्ति जिसका व्यापार व्यक्तिगत सेवाओं को बेचना है, उससे एक कुशल व्यापारी जरूर होना चाहिए। यदि उसकी सेवाएं एक व्यवसाय में पर्याप्त रिटर्न नहीं देती है, तो उसे अन्य से बदलना होगा जहां व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर ने एक निर्माण इंजीनियर के रूप में खुद को तैयार किया और इसी क्षेत्र में तब तक आगे बढ़े जब तक कि अवसाद ने उसके बाजार को सीमित नहीं कर दिया।
जहां से इसने उसे वह अपेक्षित आय नहीं दी। उसने खुद की सूची बनाई, कानून को अपने पेशे में बदलने का फैसला किया, वापस स्कूल गया और विशेष पाठ्यक्रम लिया जिसके द्वारा उसने खुद को एक निगम वकील के रूप में तैयार किया। इस तथ्य के बावजूद कि अवसाद खत्म नहीं हुआ था, उसने अपना प्रशिक्षण पूरा किया, बार परीक्षा उत्तीर्ण की है और जल्दी ही डलास टेक्सास में एक आकर्षक कानून व्यवसाय खड़ा कर लिया। वास्तव में वह ग्राहकों को लौटा रहा है। बात को सीधी रखने के लिए और उन लोगों के बहानों का पुनर्निर्माण लगाते हुए जो कहेंगे मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पालने के लिए एक परिवार है या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उनके लिए मैं एक जानकारी जोड़ूंगा कि श्रीमान बियर 40 से अधिक उम्र के और शादीशुदा थे जब वे वापस स्कूल गए। इसके अलावा ध्यान से चुने हुए विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे तैयार कॉलेजों में अति विशिष्ट पाठ्यक्रम का चयन करके श्रीमान वियर ने 2 साल में वह काम पूरा कर लिया जिसके लिए अधिकतर कानून के छात्रों को 4 साल की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान कैसे खरीदे यह जानना लाभदायक है। वह व्यक्ति जो अध्ययन केवल इसलिए बंद कर देता है क्योंकि वह स्कूल समाप्त कर चुका है, हमेशा निराशा के साथ सम्मान रहने के लिए अभिशप्त हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई भी व्यवसाय हो, ज्ञान की निरंतर खोज का तरीका ही सफलता का रास्ता है। हम एक विशिष्ट उदाहरण पर विचार करते हैं। अवसाद के दौरान एक किराने की दुकान में एक विक्रेता ने खुद को बेरोजगार पाया। बही खाते का कुछ अनुभव होने से उसने लेखांकन में एक विशेष पाठ्यक्रम ले लिया, खुद को सभी नवीनतम बही खातों और कार्यालय उपकरणों से परिचित कराया और खुद के कारोबार में लग गया। उस पंसारी के साथ शुरू करते हुए जिसके लिए वह पहले काम किया करता था, उसने 100 से अधिक छोटे व्यापारियों के साथ एक बहुत ही मामूली मासिक शुल्क पर उनका हिसाब किताब रखने के लिए अनुबंध किया। उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्द ही उसने एक हल्के वितरण ट्रक में एक पोर्टेबल कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जिसे उसने आधुनिक बही खाता मशीनों से सज्जित किया। अब उसके पास पहियों पर इन बही खाता कार्यालय वाली गाड़ियों का एक समूह है। अतः इस प्रकार छोटे व्यवसायों को बही खाता सेवाएं उपलब्ध कराना बहुत मामूली कीमत पर पैसे से खरीदी जा सकने वाली सर्वोत्तम चीज के बराबर है। विशिष्ट ज्ञान साथ में कल्पना वे तत्व हैं जिसने यह अनूठा और सफल कारोबार चल पाया। पिछले साल उस व्यापार के मालिक ने उस व्यापारी से 10 गुना अधिक आयकर का भुगतान किया जिसके लिए वह तब तक काम किया करता था जब अवसाद ने उसे एक अस्थायी विपरीत परिस्थिति के लिए मजबूर किया, जो कि उस भेष में एक वरदान साबित हुई। इस सफल कारोबार की शुरुआत एक विचार था, यद्यपि मुझे इस विचार के साथ बेरोजगार विक्रेता की आपूर्ति करने का सौभाग्य मिला। अब मैं एक और विचार सुझाने के सौभाग्य की कल्पना करता हूँ जिसके भीतर और भी अधिक आय की संभावना है। इसके अलावा उन 1000 लोगों को उपयोगी सेवा प्रदान करने की संभावना है जिन्हें उस सेवा की सख्त जरूरत है। इस विचार का सुझाव उस विक्रेता द्वारा दिया गया था जिसने बेचना छोड़ दिया और थोक आधार पर हिसाब किताब रखने का कारोबार करने लगा। जब योजना का सुझाव अपनी बेरोजगारी की समस्या के एक समाधान के रूप में दिया गया था तो उसने तुरंत कहा, मुझे यह विचार पसंद है लेकिन मैं नहीं जानता इसे नकदी में कैसे बदलते हैं।
दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की, बही खाता ज्ञान हासिल करने के बाद उसे पता नहीं था इसे कैसे बेचा जाए। तो अब एक और समस्या खड़ी हो गई जिसे हल किया जाना था। हाथ अभिलेख में चतुर एक जवान महिला टाइपिस्ट और जो कहानी को एक साथ कर सकती थी की सहायता से बही खाते की नई प्रणाली के फायदों का वर्णन करती एक बहुत ही आकर्षक किताब तैयार की गई। पृष्ठों को बड़े करीनों से टाइप किया और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगाया गया था जिसे एक मुख्य विक्रेताओं के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसके साथ इस नए कारोबार की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि जल्दी इसके मालिक के पास उसके संभालने की क्षमता की तुलना में अधिक खाते थे। देश भर में हजारों लोग हैं जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में इस्तेमाल के लिए एक आकर्षक और संक्षिप्त तैयार करने में सक्षम एक बिक्री उत्पाद विशेषज्ञ की सेवाओं की जरूरत है। एक ऐसी सेवा से कुल वार्षिक आय आसानी से सबसे बड़ी रोजगार एजेंसी द्वारा प्राप्त की गई आय से अधिक हो सकती है और खरीदार के लिए सेवा के लाभ एक रोजगार एजेंसी से प्राप्त किए जाने वाले किसी भी अन्य लाभ से कहीं अधिक हो सकते हैं। यहाँ वर्णित आइडिया का जन्म आवश्यकता से हुआ है जिससे एक आपात स्थिति को पाटा जाना था, लेकिन यह महज एक व्यक्ति की सेवा करके नहीं रुका। महिला जिसने यह विचार बनाया उसके पास एक गहरी कल्पना है। उसने अपने नए पैदा हुए मस्तिष्क बच्चे में एक नए पेशे का निर्माण देखा, एक पेशा जिसका व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में उन हजारों लोगों को मूल्यवान सेवा प्रदान करना निर्धारित है जिन्हें व्यवहारिक मार्गदर्शन की जरूरत है। उसकी पहली व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के लिए तैयार योजना के द्वारा तात्कालिक सफलता से कार्रवाई करने की प्रेरणा मिली है। यह ऊर्जावान महिला अपने उस बेटे के लिए एक ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए मुड़ी जिसने अभी कॉलेज पूरा किया था लेकिन अपनी सेवाओं के लिए बाजार ढूंढने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया था। उसने उसके द्वारा उपयोग के लिए जो योजना तैयार की वह मेरे द्वारा देखी गई व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। जब योजना पुस्तक को पूरा कर लिया गया था, इसमें सुंदरता से टाइप किए हुए लगभग 50 पृष्ठ शामिल थे। अपने बेटे की देशी क्षमता, स्कूली शिक्षा, व्यक्तिगत अनुभवों और विवरण के लिए अधिक व्यापक विविध प्रकार की जानकारी की कहानी बतानी सुनियोजित जानकारी थी। इस योजना पुस्तक में उसके बेटे के इच्छित पद का उस सटीक योजना के एक अद्भुत शब्द चित्र के साथ जिसे वह पद को भरने में प्रयोग करेगा का पूरा विवरण था। योजना पुस्तक की तैयारी के लिए कई सप्ताह के श्रम की आवश्यकता थी, जिसके दौरान इसके निर्माता ने सबसे अच्छे लाभ के लिए अपनी सेवाओं को बेचने में आवश्यक डेटा जुटाने के लिए अपने बेटे को लगभग रोज सार्वजनिक पुस्तकालय भेजा। उसने उसे अपने भावी नियोक्ता के सभी प्रतियोगियों के पास भी भेजा और उनसे उनके व्यापार के तरीकों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की जो अपेक्षित पद को भरने के इरादे से योजना के गठन में बहुत मूल्यवान थी। जब योजना पूरी कर ली गई थी, इसमें भावी नियोक्ता के उपयोग और लाभ के लिए आधे दर्जन से ज्यादा सुझाव निहित थे। कोई व्यक्ति यह पूछने का इच्छुक हो सकता है, एक नौकरी सुरक्षित करने के लिए ये सब परेशानियां क्यों लेना? जवाब सीधे मुद्दे पर है। यह नाटकीय भी है क्योंकि यह एक ऐसे विषय के साथ संबंधित है जो उन लाखों पुरुषों और महिलाओं के साथ एक त्रासदी के अनुपात की कल्पना करता है जिनकी आय का एकमात्र स्रोत व्यक्तिगत सेवाएं हैं। जवाब है, किसी कार्य को अच्छी तरह से करना कभी परेशानी नहीं देता है। अपने बेटे के लाभ के लिए इस महिला द्वारा तैयार योजना ने उसे पहले ही हस्ताक्षर में खुद के द्वारा तय एक वेतन पर वह नौकरी पाने में मदद की जिसके लिए उसने आवेदन किया था।
इसके अलावा यह और महत्वपूर्ण भी है, नवयुवक को नीचे से शुरुआत नहीं करनी पड़े। उसने एक कार्यकारी वेतन पर एक कनिष्ठ कार्यकारी के रूप में शुरुआत की। यह सब परेशानी क्यों लेना, क्या आप पूछते हैं? वैसे पहली बात तो यह है कि एक पद के लिए इस नवयुवक के आवेदन की सुनियोजित प्रस्तुति ने कम से कम 10 साल काटकर निकाल दिए, जो उसे यह जगह पाने के लिए लगते जहां से उसने शुरू किया। यदि उसने अपने तरीके से नीचे से काम शुरू किया होता, नीचे से शुरू कर अपने तरीके से काम करने का यह विचार अच्छा प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह करने में एक प्रमुख आपत्ति यह है कि ज्यादातर लोग जो नीचे से शुरू करते हैं वह कभी भी अपने सिर को इतना ऊपर उठाकर नहीं रख पाते कि कोई अवसर उन्हें देख सके, इसलिए वे नीचे ही रहते हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि नीचे से दृश्य बहुत उज्जवल या उत्साहजनक नहीं होता है। इसकी महत्वाकांक्षा को मारने की प्रवृत्ति होती है। हम इसे एक दैनिक आदत में फंसना कहते हैं, जिसका मतलब है कि हम अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं क्योंकि हम दैनिक दिनचर्या की आदत बना लेते हैं। एक आदत जो अंत में इतनी ताकतवर बन जाती है कि हम इसे फेंकने की कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। यही कारण है कि हमें नीचे से 1 या 2 चरण ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने आसपास देखने की अन्य लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, यह निरीक्षण करने की मौका देखने की और इससे बिना किसी हिचकिचाहट गले लगाने की आदत बना लेते हैं। मेरा जो मतलब है, डैन हिल्फटन उसका एक शानदार उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों के दौरान वह प्रसिद्ध 1930 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप नॉट्रे डेम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे। जब यह स्वर्गीय न्यूट रखने के निर्देशन में थी, शायद वह उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करने और अस्थायी हार की विफलता समझने की गलती न करने के लिए महान फुटबॉल कोच से प्रेरित था, बिल्कुल जैसे महान औद्योगिक नेता महान एंड्रयू कार्नेगी ने अपने युवा व्यापार सहयोगियों को अपने लिए उच्च लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया। जो भी हो, युवा हाफलिन ने एक शक्तिशाली प्रतिकूल समय में अपना कॉलेज समाप्त किया, जब अवसाद ने नौकरियों को दुर्लभ बना दिया था। इसलिए निवेश बैंकिंग और चलचित्रों में थोड़े समय के संबंध के बाद उसने अपना उद्घाटन उस संभावित भविष्य के साथ किया जो वह एक कमीशन के आधार पर बिजली चालित श्रवण यंत्र बेचकर खोज सकता था। कोई भी इस प्रकार की नौकरी शुरू कर सकता है और हाफलिन यह जानता था, लेकिन उसके लिए अवसर का दरवाजा खोलने के लिए यह पर्याप्त था। लगभग 2 साल तक वह उस नौकरी में रहा जो उसे पसंद नहीं था और वह कभी भी उस नौकरी से ऊपर नहीं उठता यदि उसने अपने असंतोष के बारे में कुछ नहीं किया होता। पहले उसने अपनी कंपनी में सहायक बिक्री प्रबंधक की नौकरी का लक्ष्य रखा और नौकरी मिल गई। ऊपर की ओर उस एक कदम ने उसे भीड़ से काफी ऊपर पहुंचा दिया, जहां से वह और बढ़िया अवसर देख सकता था, और इसने उसे वहां रखा जहां से अवसर भी उसे देख सकता था। उसने श्रवण यंत्र बेचने का इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया कि इलेक्ट्रोग्राफ उत्पाद कंपनी के अध्यक्ष एएम एंड्रयूज भी उसे उस कंपनी के प्रतियोगी व्यवसायी थे जिसके लिए हाफलिन काम करता था। उस आदमी डैन हाफलिन के बारे में कुछ जानना चाहते थे, जो लंबे समय से स्थापित हिक्टोग्राफ कंपनी से बड़ी बिक्री छीन रहा था। उसने हाफलिन को बुलवाया जब हस्ताक्षर समाप्त हो गया था। हाफलिन नया बिक्री प्रबंधक था, आर्को स्टीनकॉन डिवीजन में प्रभारी। युवा हाफलिन की हिम्मत परखने के लिए उसने अपनी नई नौकरी में डूबने या तैरने के लिए छोड़कर श्रीमान एंड्रयूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए। वह डूबा नहीं। न्यूट रोकने की भावना सारी दुनिया विजेता को प्यार करती है।
और असफल व्यक्ति के लिए कोई समय नहीं ने उसे अपने काम को इतनी अच्छी तरह करने के लिए प्रेरित किया कि उसे हाल ही में कंपनी के उपाध्यक्ष और ऑस्किन कॉर्न और मॉन रेडियो डिवीजन का प्रबंधक निर्वाचित किया गया था। एक नौकरी जिसे अधिकांश पुरुष 10 साल के वफादार प्रयास के बाद कमाकर गर्व करते हैं, हॉलफिन ने 6 महीने से थोड़ा अधिक समय में ही पा लिया। यह कहना मुश्किल है कि श्रीमान एंड्रयूज और श्रीमान हॉलफिन में से प्रशंसा के अधिक योग कौन है। इस कारण से दोनों ने अपने पास कल्पना के रूप में ज्ञात बहुत दुर्लभ गुणवत्ता के बहुतायत में होने के सबूत दिए। श्रीमान एंड्रयूज को युवा हॉलफिन में सर्वोच्चतम क्रम का एक तेज तरक्की करने वाला आदमी देखने का श्रेय मिलना चाहिए। हॉलफिन को एक ऐसी नौकरी को स्वीकार करके और जारी रखकर जिसे वह पसंद नहीं करता था, जीवन के साथ समझौता करने से इनकार करने का श्रेय मिलना चाहिए। और यह उन प्रमुख बिंदुओं में से एक है जिन पर मैं इस पूरे दर्शन के माध्यम से जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम उन परिस्थितियों के कारण उच्च पदों पर पहुंचते हैं या नीचे गिरते हैं जिन्हें हम चाहे तो नियंत्रित कर सकते हैं। मैं एक और बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं, अर्थात सफलता और असफलता दोनों काफी हद तक आदत का परिणाम है। मुझे थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि डैन हॉलफिन के अमेरिका के आज तक के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी संबंध ने उसके मन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा की, वही किस्म रोपित की जिसने नॉट्रे डेम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। सच में इस विचार में कुछ है कि नायक पूजा उपयोगी है बशर्ते पूजा विजेता की हो। हॉलफिन मुझसे कहता है कि रोकने पूरे इतिहास में पुरुषों की दुनिया में महानतम नेताओं में से एक था। व्यापार सहयोग विफलता और सफलता दोनों में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इस सिद्धांत में मेरा विश्वास हाल ही में प्रदर्शित किया गया जब मेरा बेटा ब्लेयर एक पद के लिए डैन हॉलफिन के साथ बातचीत कर रहा था। श्रीमान हॉलफिन ने उसे शुरुआत में आधे वेतन की पेशकश की जो उसे एक प्रतिद्वंदी कंपनी से मिल सकती थी। मैंने उसको सहन करने के लिए माता पिता वाला दबाव डाला और श्रीमान हॉलफिन के साथ पद स्वीकार करने के लिए उसे प्रेरित किया, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि उन लोगों के साथ निकट सहयोग जो उन परिस्थितियों के साथ समझौता करने से इनकार कर देते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते हैं, एक संपत्ति है जिसे कभी भी पैसे से नहीं तौला जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए निचला स्तर एक नीरस, सुनसान और लाभकारी जगह होता है। इसलिए मैंने यह वर्णन करने के लिए समय दिया है कि किस प्रकार नीचे से शुरुआत करने को उचित योजना द्वारा धोखा दिया जा सकता है। इसके अलावा इसलिए इस नए पेशे का एक ऐसी महिला द्वारा बनाए गए एक विवरण को इतनी जगह समर्पित की गई है कि जो योजना बनाने का एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित थी, क्योंकि वह अपने बेटे को एक अनुकूल शुरुआत देना चाहती थी। विश्व आर्थिक पतन द्वारा शुरू की गई परिवर्तित स्थितियों के साथ व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के एक नए और बेहतर तरीकों की जरूरत भी आई। यह निर्धारित करना कठिन है कि इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि किसी अन्य उद्देश्य की तुलना में व्यक्तिगत सेवाओं के लिए अधिक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, पहले किसी ने क्यों इस अद्भुत जरूरत को नहीं खोजा। मजदूरी और वेतन के लिए काम करने वाले लोगों को किए गए मासिक भुगतान का योग इतना विशाल है कि यह सैकड़ों लाखों तक पहुंचता है और वार्षिक वितरण अरबों के बराबर है। शायद कुछ लोग यहाँ संक्षिप्त वर्णित विचार में अपने इच्छित धन का केंद्रक पाएंगे। बहुत कम योग्यता वाले विचार ही वे पौधे हुए हैं जिनसे बड़ी संपत्ति उपजी है। उदाहरण के लिए वूलवर्थ के 5 और 10 सेंट स्टोर के विचार की योग्यता बहुत कम थी, लेकिन इसने इसके निर्माता के लिए धन का ढेर लगा दिया। इस सुझाव में छिपकर इंतजार कर रहे अक्सर देखने वाले संगठित योजना पर अध्याय में बहुमूल्य सहायता पाएंगे।
संयोग से व्यक्तिगत सेवाओं का एक दक्ष विक्रेता अपनी सेवाओं के लिए जहां कहीं भी पुरुषों और महिलाओं को अपनी सेवाओं के लिए बेहतर बाजारों की तलाश है, वहां एक बढ़ती हुई मांग ढूंढ लेगा। उपयुक्त प्रतिभा वाले कुछ लोग मास्टरमाइंड सिद्धांत लागू करके एक गठबंधन बना सकते हैं और बहुत जल्दी भुगतान करने वाला एक व्यापार पा सकते हैं। एक को विज्ञापन और बिक्री के स्वभाव के साथ एक निष्पक्ष लेखक होने की आवश्यकता होगी, एक टाइपिंग और हस्तलेखन प्रक्रिया में निपुण होगा और एक उत्कृष्ट स्तर का व्यापारिक व्यक्ति होना चाहता होगा जो दुनिया को अपनी सेवाओं के बारे में जानने देना चाहता होगा। यदि किसी व्यक्ति में ये सभी योग्यताएं हैं तो वह अकेले व्यापार को तब तक जारी रख सकता है जब तक कि यह उसे समृद्ध ना बना दे। वह औरत जिसने अपने बेटे के लिए व्यक्तिगत सेवा बिक्री योजना तैयार की, अब उन दूसरों के लिए भी जिनकी अब और अधिक पैसे के लिए अपनी निजी सेवाओं को बेचने की इच्छा है, ऐसी ही योजना तैयार करने में उसके सहयोग के लिए देश के सभी भागों से अनुरोध प्राप्त करती है। उसके पास विशेषज्ञ टाइपिस्ट, कलाकारों और लेखकों का स्टाफ है जिनसे व्यक्तिवृत्त को इतने प्रभावी ढंग से नाटकीय रूप देने की क्षमता है कि इसी तरह की सेवाओं के लिए प्रचलित मजदूरी की तुलना में किसी भी व्यक्तिगत सेवाओं का अधिक पैसे के लिए विक्रय किया जा सकता है। वह अपनी योग्यता के बारे में इतनी विश्वस्त है कि वो स्वीकार करती है कि उसके शुल्क का एक बड़ा हिस्सा उसके ग्राहकों के बढ़े वेतन का मात्र 1% होता है जिसे कमाने में वह उसकी सहायता करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि उसकी योजना में केवल चतुर विक्रय कला है जिसके द्वारा वह उन पुरुषों और महिलाओं की उन्हीं सेवाओं के लिए अधिक धन प्राप्त करने में मदद करती है जिन्हें उन्होंने पहले कम भुगतान में बेच दिया था। वह क्रेता के हितों के साथ साथ व्यक्तिगत सेवाओं के विक्रेता का भी ध्यान रखती है और इस तरह से योजना तैयार करती है कि मालिक भुगतान किए अतिरिक्त पैसा का पूरा मूल्य प्राप्त करे। वह विधि जिसके द्वारा वह इस आश्चर्यजनक परिणाम को प्राप्त करती है एक व्यावसायिक राज है जिसका खुलासा वह अपने खुद के ग्राहकों को छोड़कर किसी पर नहीं करती है। यदि आपके पास कल्पना है और अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के लिए एक अधिक लाभकारी बिक्री केंद्र की तलाश है, यह सुझाव उस चीज के लिए प्रोत्साहन हो सकता है जो आप खोज रहे हैं। विचार: औसत डॉक्टर, वकील या इंजीनियर जिनकी शिक्षा के लिए महाविद्यालय में कई वर्ष की आवश्यकता होती है की तुलना में कहीं अधिक आय उत्पन्न करने में सक्षम है। विचार उन लोगों के लिए बिक्री योग्य है जो व्यवहारिक रूप से प्रबंधकीय या कार्यकारी क्षमता की मांग करने वाले सभी पदों में नए पदों की तलाश कर रहे हैं और अपने वर्तमान पदों में आय की फिर से व्यवस्था की इच्छा रखने वालों के लिए। ठोस विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती है, सभी विचारों के पीछे एक विशेष ज्ञान होता है। दुर्भाग्य से उन लोगों द्वारा जो बहुतायत में संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, विचारों की तुलना में विशेष ज्ञान प्रचुर मात्रा में और अधिक आसानी से अधिग्रहित किया जाता है। इस सत्य के कारण उस व्यक्ति के लिए एक सार्वभौमिक मांग और एक हमेशा बढ़ने वाला अवसर मौजूद होता है जो पुरुषों और महिलाओं की लाभप्रद ढंग से उनकी व्यक्तिगत सेवाएं बेचने में मदद करने में सक्षम है। क्षमता का अर्थ है कल्पना, एक गुणवत्ता जिसकी धन की उपज के लिए डिजाइन की गई संगठित योजना के रूप में विचारों के साथ विशेष ज्ञान जोड़ने की जरूरत है। यदि आपके पास कल्पना है तो शायद यह अध्याय आपको उस धन की जिसकी आपको इच्छा है की शुरुआत करने का दक्ष विचार दे सकता है। याद रखें कि विचार मुख्य बात है, विशेष ज्ञान बस बहुत ही आसपास पाया जा सकता है। छठा अध्याय है कल्पना, मन की कार्यशाला, धनवान होने की तरफ 5वां कदम।
कल्पना सचमुच एक कार्यशाला है जिसमें आदमी द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। दिमाग के कल्पनाशील संकाय की सहायता से आवेग, इच्छा को आकार रूप और कार्य रूप दिया जाता है। कहा गया है कि आदमी कुछ भी बना सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। सभ्यता के सभी युगों में यह युग कल्पना के विकास के लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि यह तेजी से परिवर्तन का एक युग है। हर तरफ आप उत्तेजनाओं से संपर्क कर सकते हैं जो कल्पना का विकास करती है। अपनी कल्पनाशील संकाय की सहायता से आदमी ने आज के समय से पहले मानव जाति के पूरे इतिहास की तुलना में अतीत के 5 वर्षों के दौरान प्रकृति की अधिक शक्तियों की खोज की और इस्तेमाल किया। उसने हवा पर इस हद तक विजय प्राप्त की है कि उड़ने में पक्षियों को भी मात दे दी। उसने हवा का दोहन किया और इससे दुनिया के किसी भी हिस्से के साथ तात्कालिक संचार के एक साधन के रूप में काम करवाया है। उसने लाखों मील दूर सूर्य का विश्लेषण और वार किया है और कल्पना की सहायता से निर्धारित किया है कि यह किन तत्वों से बना है। उसने खोज की है कि उसका अपना ही मस्तिष्क विचारों के कंपन के लिए एक प्रसारण और रिसीविंग स्टेशन दोनों है, और उसने इस खोज का व्यावहारिक उपयोग करना सीखना अब शुरू कर दिया है। उसने गतिशीलता बढ़ा ली है और वह 300 से अधिक मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। वह समय जल्दी ही आ जाएगा जब आदमी न्यूयॉर्क में नाश्ता और दोपहर का भोजन सैन फ्रांसिस्को में करेगा। कारण की सीमा के अंदर आदमी की एकमात्र सीमा अपने विकास और अपनी कल्पना के उपयोग में निहित है। वह अभी तक अपने कल्पनाशील संकाय के उपयोग में विकास के सिर तक नहीं पहुंचा है। उसने मात्र खोज की है कि उसके पास एक कल्पना है और इसे एक बहुत ही साधारण तरह से इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। कल्पना के 2 रूप। कल्पनाशील संकाय 2 रूपों में कार्य करता है, एक सिंथेटिक कल्पना और दूसरी रचनात्मक कल्पना के रूप में जानी जाती है। सिंथेटिक कल्पना इस संकाय के माध्यम से आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। यह संकाय कुछ भी नहीं बनाता है, यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के साथ काम करता है जिससे इसे चलाया जाता है। यह उस अपवाद के साथ आविष्कारकों द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला संकाय है जो रचनात्मक कल्पना का सहारा तब लेता है जब वह सिंथेटिक कल्पना के माध्यम से अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता है। रचनात्मक कल्पना की संकायों के माध्यम से आदमी का सीमित दिमाग अनंत ज्ञान से सीधा संचार होता है। यह वह संकाय है जिसके माध्यम से अंतर ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त किए जाते हैं। सभी बुनियादी या नए विचारों को इस संकाय द्वारा आदमी को सौंप दिया जाता है। यह इस निकाय के माध्यम से ही होता है कि दूसरों के दिमाग से विचार कंपन प्राप्त किए जाते हैं। यह इस संकाय के माध्यम से ही होता है कि एक व्यक्ति सुर मिलाकर या अन्य लोगों के अवचेतन मन के साथ संवाद कर सकता है। रचनात्मक कल्पना स्वचालित रूप से काम करती है, बाद के पृष्ठों में बने ढंग से। यह संकाय केवल तभी काम करता है जब चेतन मन अनंत तेज वेग पर कंपन कर रहा हो। उदाहरण के लिए, जब चेतन मन को एक मजबूत इच्छा की भावना के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। रचनात्मक संकाय उपयोग के माध्यम से इसके विकास के अनुपात में है और अधिक सतर्क उल्लेखित सूत्रों से कंपन के लिए अधिक ग्रहणशील हो जाता है। यह बयान महत्वपूर्ण है, पारित करने से पहले इस पर विचार करें। आप जैसे ही इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, दिमाग में रखें कि कोई इच्छा को पैसे में कैसे परिवर्तित कर सकता है। इस पूरी कहानी को एक बयान में नहीं बताया जा सकता। कहानी केवल तब पूरी होगी जब कोई महारत हासिल कर चुका हो, ग्रहण कर चुका हो और सभी सिद्धांतों का उपयोग करना शुरू कर चुका हो।
व्यापार, उद्योग, वित्त के महान नेता और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान बने क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना के संकाय को विकसित किया। कल्पना के सिंथेटिक और रचनात्मक दोनों संकाय उपयोग से अधिक सतर्क हो जाते हैं, जैसे कि शरीर की कोई भी मांसपेशी या अंग उपयोग के माध्यम से विकसित होते हैं। इच्छा केवल एक विचार, एक आवेग है। यह अस्पष्ट और अल्पकालिक है, यह अमूर्त है और इसका कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे इसके भौतिक समकक्ष के रूप में तब्दील न कर दिया गया हो। यद्यपि सिंथेटिक कल्पना वह है जो इच्छा के आवेग को पैसे में बदलने की प्रक्रिया में अधिकतर इस्तेमाल की जाती है। आपको मन में यह तथ्य अवश्य रखना चाहिए कि आप उन परिस्थितियों और स्थितियों का सामना कर सकते हैं जो रचनात्मक कल्पना के उपयोग की मांग भी करती है। आपका कल्पनाशील संकाय निष्क्रियता के माध्यम से शायद कमजोर हो गया है। इसे प्रयोग के माध्यम से पुनर्जीवित किया और चौकस बनाया जा सकता है। यह संकाय मरता नहीं है, हालांकि यह उपयोग की कमी के कारण मौन हो सकता है। सिंथेटिक कल्पना के विकास पर कुछ समय के लिए आप अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह वो संकाय है जिसे आप इच्छा को पैसे में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में अधिक बार उपयोग करेंगे। इच्छा के अमूर्त आवेग का पैसा के मूर्त यथार्थ में परिवर्तन एक योजना या योजनाओं के उपयोग की मांग करता है। इन योजनाओं को कल्पना की सहायता से ही बनाया जाना चाहिए और मुख्य रूप से सिंथेटिक संकाय के साथ। पूरी किताब पढ़ें, फिर वापस इस अध्याय पर आए और अपनी इच्छा को पैसे में परिवर्तन के लिए तुरंत अपनी कल्पना को योजना या योजनाएं बनाने के काम पर लगा दें। योजनाओं के निर्माण के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर अध्याय में दिए गए हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल निर्देशों का पालन करें। अपनी योजनाओं को लिख ले। यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, जिस पल आप इसे पूरा करते हैं, आप निश्चित रूप से अपने अमूर्त इच्छा को ठोस रूप दे चुके हैं। एक बार फिर पिछले वाक्य को पढ़ें, इसे जोर से पढ़ें, बहुत धीरे से, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, याद रखें कि जिस पल आप अपनी इच्छा का बयान और इसकी प्राप्ति के लिए एक योजना लिख लेते हैं, आप वास्तव में कदमों की श्रृंखला का पहला कदम उठा चुके हैं, जो विचार को इसके भौतिक समकक्ष में परिवर्तित करने में आपको सक्षम बना देगा। पृथ्वी जिस पर आप रहते हैं, आप खुद और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है, जिसके माध्यम से पदार्थ के सूक्ष्म कण एक क्रमबद्ध तरीके से संगठित और व्यवस्थित किए गए हैं। इसके अलावा यह बयान अद्भुत महत्व का है। यह धरती आपके शरीर की अरबों व्यक्तिगत कोशिकाओं की हर एक कोशिका, पदार्थ का हर परमाणु ऊर्जा के एक अमूर्त रूप में शुरू हुआ है। इच्छा विचार आवेग है, विचार आवेग ऊर्जा के रूप है। जब आप पैसा जमा करने के लिए विचार आवेग इच्छा से शुरू करते हैं, तो आप अपनी सेवा में वही समान प्रयोग करते हैं जो प्रकृति ने पृथ्वी और ब्रह्मांड में हर सामग्री स्वरूप को बनाने में प्रयोग किए थे, शरीर और मस्तिष्क सहित, जिसमें विचार आवेग कार्य करते हैं। जहाँ तक विज्ञान निर्धारित करने में सक्षम हुआ है, पूरा ब्रह्मांड दो तत्वों पदार्थों और ऊर्जा से बना है। ऊर्जा और पदार्थ के संयोजन से आदमी के लिए सब कुछ प्रत्यक्ष बनाया गया है। सबसे बड़े तारे जो आकाश में तैरते हैं से लेकर नीचे तक और स्वयं आदमी तक। जब आप प्रकृति की विधि द्वारा लाभ कमाने की कोशिश करने के कार्य में लगे हुए हैं, आप हमें उम्मीद है कि ईमानदारी और दृढ़ता से अपनी इच्छा को भौतिक या मौलिक समकक्ष में परिवर्तित करने का प्रयास करके प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप को अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यह कर सकते हैं, यह पहले किया जा चुका है। आप उन नियमों की सहायता से धन का निर्माण कर सकते हैं जो अपरिवर्तनीय है, लेकिन पहले आपको इन कानूनों से परिचित होना होगा और उन्हें इस्तेमाल करना सीखना होगा।
पुनरावृत्ति के माध्यम और हर कल्पनीय कोण से इन सिद्धांतों के विवरण तक पहुंचकर लेखक आपके लिए वह राज खोलने की उम्मीद करता है जिससे हर महान धन इकट्ठा किया गया है। यह अजीब और विरोधाभासी लग सकता है। राज कोई राज नहीं है। प्रकृति खुद को इस धरती में जिस पर हम रहते हैं, हमारी दृष्टि के भीतर प्रस्तुत तारों और ग्रहों में, हमारे आसपास के तत्वों में, घास के हर तिनके में और हमारी दृष्टि के भीतर जीवन के हर रूप में दिखाती है। प्रकृति एक इतने छोटे से सेल जो एक पिन की नोक पर भी खो सकता है का रूपांतरण उस इंसान में करके जो अभी इस लाइन को पढ़ रहा है, जीव विज्ञान के रूप में इस राज का विज्ञापन करती है। इच्छा का इसके भौतिक समतुल में रूपांतरण निश्चित रूप से अब कोई चमत्कारी वस्तु नहीं है। यदि आपको वह पूरी तरह से समझ में नहीं आता जो कहा गया है तो निराश नहीं होना। जब तक कि आप लंबे समय से मस्तिष्क के एक छात्र ना रहे हों, आपसे इस अध्याय को पहली बार में ही पढ़कर पूरा आत्मसात कर लेने की उम्मीद नहीं की जाती है। आप समय के साथ अच्छी प्रगति कर लेंगे। आगे आने वाले सिद्धांत कल्पना की समझ के लिए रास्ता खोल लेंगे। जो आप समझते हैं उसे आत्मसात कर ले। जब आप पहली बार इस दर्शन को पढ़ते हैं तब आप इसे दोबारा पढ़ें और अध्ययन करें। आप पाएंगे कि इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ हुआ है और यह आपको इन सब की एक व्यापक समझ देगा। इन सब से ऊपर रुके नहीं और ना ही आप कम से कम 3 बार तक के लिए इन सिद्धांतों के अपने अध्ययन में संकोच ना करें, क्योंकि तब आप इसे रोकना नहीं चाहेंगे। विचार सभी संपदाओं का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना के उत्पाद हैं। आइए इस आशा के साथ कि ये उदाहरण उन विधियों से संबंधित निश्चित जानकारी देंगे जिनके द्वारा अमीरी पाने में कल्पना का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ जाने माने ज्ञात विचारों की जांच करते हैं जिन्होंने विशाल दौलत उपजाई। मंत्रमुग्ध केतली। 50 साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर आया। उसने अपना घोड़ा बांधा, चुपचाप पीछे के दरवाजे से एक दवा की दुकान में घुसा और नशीली दवाओं के युवा लिपिक के साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया। कई लोगों को काफी धन की उपज करवाना उसके मिशन की किस्मत में था। सिविल युद्ध के बाद से दक्षिण के लिए सबसे व्यापक फायदा लाना इसकी किस्मत में था। पर्चा काउंटर के पीछे बूढ़े डॉक्टर और क्लर्क ने 1 घंटे से अधिक समय तक धीमे स्वर में बात की। फिर डॉक्टर चला गया। बाहर घोड़ा गाड़ी तक गया और वापस एक बड़े पुरानी जमाने की केतली, एक बड़ी लकड़ी की छड़, केतली की सामग्री को हिलाने में प्रयोग होने वाली लाया और दुकान के पीछे उन्हें रख दिया। क्लर्क ने केतली का निरीक्षण किया, अपने अंदर की जेब में हाथ डालकर बिल का रोल बनाकर बाहर निकला और डॉक्टर को सौंप दिया। रोल में क्लर्क की पूरी बचत $500 निहित थी। डॉक्टर ने एक कागज की छोटी सी पर्ची सौंप दी जिस पर गुप्त सूत्र लिखा गया था। कागज की इस छोटी सी पर्ची पर लिखे शब्द किसी राजा के खजाना की समान कीमती थी, लेकिन डॉक्टर के लिए नहीं। केतली का उबाला शुरू करने के लिए उन जादुई शब्दों की जरूरत थी, लेकिन ना तो डॉक्टर और ना ही युवा क्लर्क जानता था कि कितना शानदार भाग केतली से बहने वाला है। बूढ़ा डॉक्टर उस यंत्र को $500 में बेचकर खुश था। पैसा उसके कर्ज का भुगतान कर देता और उसे मस्तिष्क की स्वतंत्रता देता। क्लर्क कागज के एक टुकड़े मात और एक पुरानी केतली पर अपने पूरे जीवन की बचत दांव पर लगाकर एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका निवेश एक केतली से सोना बहना शुरू करवा देगा, जो अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन से भी आगे निकल गया।
क्लर्क ने वास्तव में जो खरीदा था वह एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी की छड़ और कागज की एक पर्ची पर गुप्त संदेश आकस्मिक थे। उस केतली का अजीब प्रदर्शन नए मालिक के द्वारा गुप्त निर्देश के साथ एक ऐसे तत्व को मिलाने के बाद घटना शुरू हुआ जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। इस कहानी को ध्यान से पढ़ें, अपनी कल्पना का एक परीक्षण करें, देखें यदि आप खोज सकते हैं कि उस युवक ने उस गुप्त संदेश के साथ क्या मिलाया था जिसके कारण केतली ने सोना बहाना शुरू कर दिया। जब आप पढ़े तो याद रखें कि यह अरेबियन नाइट्स की कोई कहानी नहीं है, यहाँ आपके पास कल्पना से भी अजीब तथ्यों की एक कहानी है। तथ्य जो एक विचार के रूप में शुरू हुआ। आइए इस विचार द्वारा उत्पादित किए गए सोने के विशाल भाग पर एक नजर डालते हैं। इसने भुगतान किया है और अभी भी दुनिया भर में उन पुरुषों और महिलाओं को बहुत बड़े भाग का भुगतान कर रहा है जो लाखों लोगों को केतली की सामग्री वितरित करते हैं। पुरानी केतली अब दुनिया में चीनी के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। इसलिए गन्ना उगाने में, चीनी बनाने और बेचने में लगे हुए हजारों पुरुषों और महिलाओं को एक अस्थायी प्रकृति का रोजगार उपलब्ध करा रही है। पुरानी केतली कांच मजदूरों की भारी संख्या को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सालाना कांच की लाखों बोतलों की खपत करती है। पुराने केतली देश भर में क्लर्कों, आशुलिपिकों, कॉपी लेखकों और विज्ञापन विशेषज्ञों की एक सेना को रोजगार देती है। यह उन कलाकारों के लिए प्रसिद्ध और भाग लाई है जिन्होंने उत्पाद का वर्णन करने वाले बेहतरीन चित्रों को बनाया है। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षिण शहर को दक्षिण की व्यावसायिक राजधानी में परिवर्तित कर दिया है, जहां यह अब सीधे या परोक्ष रूप से हर व्यवसाय को और व्यवहारिक रूप से शहर के लगभग हर निवासी को लाभ पहुंचाती है। इस विचार का प्रभाव अब दुनिया में हर सब देश को इसे छूने वाले पर सोने की एक सतत धारा उड़ेलते हुए लाभ पहुंचाता है। केतली के सोने से दक्षिण के सबसे प्रमुख कॉलेजों में से एक बनाया और काम पर लाया गया है, जहां हजारों युवा सफलता के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पुरानी केतली ने अन्य अद्भुत काम किए हैं। पूरी दुनिया की मंदी के दौरान जब कारखाने, बैंक और व्यावसायिक घराने हजारों की संख्या में बंद हो रहे थे और छोड़ रहे थे, इस मंदमुग्ध केतली का मालिक दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं की एक सेना को लगातार तेजी से रोजगार देता जा रहा था और उन लोगों को सोने का अतिरिक्त अंश दे रहा था जिन्हें बहुत पहले से ही इस विचार में आस्था थी। यदि पुरानी पीतल की केतली बात कर सकती है तो यह हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाती। प्रेम का रोमांस, व्यापार का रोमांस, पेशेवर पुरुषों और महिलाओं के रोमांस जो प्रतिदिन इसके द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में सुनिश्चित है क्योंकि वह इसका एक हिस्सा था और यह सब उस जगह से बहुत दूर नहीं शुरू हुआ था जहां पर दवा क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यही वह जगह थी जहां लेखक अपनी पत्नी से मिला था और वही थी जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर देने वाली केतली के बारे में बताया। यह उस केतली का ही उत्पाद था जिसे वे पी रहे थे जब उसने उसे खुद को स्वीकार करने के बारे में पूछा था, चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा। अब जब आप जान गए हैं मंत्रमुग्ध केतली की सामग्री एक विश्व प्रसिद्ध पेय है, वह उपयुक्त है कि लेखक स्वीकार करे कि पेय के घरेलू शहर ने उसे आपकी पत्नी प्रदान की। खुद पेय भी उसे बिना नशे के विचार की उत्तेजना प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप यह मन को ताजगी देने का कार्य करता है जो एक लेखक के पास अपना बेहतरीन काम करने के लिए अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी काम में लगे हुए हो, बस भविष्य में जब भी आप कोका कोला शब्दों को देखें तो याद रखें कि इसका दौलत का विशाल साम्राज्य और प्रभाव एक विचार से आया है और यह एक रहस्यमय तत्व जो दवाई क्लर्क आशा कैलेंडर ने गुप्त सूत्र के साथ मिलाया था
वह कल्पना था। एक पल के लिए रुके और इस बात पर सोचे। यह भी याद रखे कि इस पुस्तक में वर्णित धन के लिए 13 कदम ऐसे माध्यम थे जिनके द्वारा कोका कोला का प्रभाव हर शहर, कस्बे, गांव और दुनिया के चौराहे तक फैल गया। और आपके दिमाग में उपजे किसी भी विचार में जो कोका कोला की तरह गुणी हो, इस दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले रिकॉर्ड की बराबरी करने की संभावना है। सच में विचार वस्तुएं हैं और उनकी संचालन का दायरा खुद दुनिया है। मैं क्या करता यदि मेरे पास 10 लाख डॉलर होती। यह कहानी उस पुरानी कहावत जहां चाह वहां राह की सच्चाई साबित करती है। यह कहानी मुझे मेरे प्रिय शिक्षक और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गुसेलम ने सुनाई थी, जिन्होंने दक्षिणी शिकागो के स्कॉट यार्ड क्षेत्र में अपना उपनिवेश कैरियर शुरू किया था। जब डॉक्टर गुसेलस कॉलेज समय से गुजर रहे थे, उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोषों का अवलोकन किया जिन्हें वे मानते थे वे ठीक कर सकते थे यदि वे कॉलेज के प्रमुख होते। उनकी गहरी इच्छा एक ऐसे शैक्षिक संस्थान का निर्देशन प्रमुख बनाना था जिसमें युवा पुरुषों और महिलाओं को करते हुए सीखना पढ़ाया जाएगा। उन्होंने एक नया कॉलेज व्यवस्थित करने का मन बना लिया जिसमें वे अपने विचारों को शिक्षा के रूढ़िवादी तरीकों से अक्षम बनाए बिना पूरा कर सकते थे। उन्हें अपनी परियोजना शुरू करने के लिए $1 लाख की जरूरत थी। पैसे की इतनी बड़ी राशि के लिए उन्होंने कहां पर अपने हाथ फैलाए होंगे, यही सवाल था जिसने इस महत्वाकांक्षा युवा उपदेशक के विचार को सबसे ज्यादा सीख लिया था। लेकिन उनकी कोई भी प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही थी। हर रात वे अपने साथ बिस्तर पर उस विचार को ले जा रहे थे। वे जहां भी गए इसे अपने साथ ले गए। वे इसे तब तक अपने दिमाग में बार बार घुमाते रहे जब तक कि यह उनके लिए एक हावी होने वाला जुनून नहीं बन गया। $1 लाख बहुत सारा पैसा है। वे इस तथ्य को पहचानते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि एकमात्र सीमा वह होती है जिन्हें हम अपने दिमाग में मान्यता देते हैं। एक दार्शनिक और साथ ही एक उपदेशक होने के नाते डॉक्टर गुसेलस यह जान गए थे, जैसा सभी सफल लोग जानते हैं, कि उद्देश्य की निश्चितता ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहां से हमें अवश्य शुरुआत करनी चाहिए। वे यह भी मानते थे कि उद्देश्य की निश्चितता जीवन और शक्ति को जीवंत कर देती है जब उस उद्देश्य को उसके भौतिक समतुल में परिवर्तित करने के लिए एक ज्वलंत इच्छा का समर्थन मिलता है। वे इन सब महान सच्चाइयों को जानते थे, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि $10 लाख के लिए कहां और कैसे हाथ फैलाए। स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार वे यह कहकर त्याग देते, ओह वैसे मेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन मैं इसका कुछ नहीं सकता क्योंकि मैं कभी भी आवश्यक $10 लाख नहीं जुटा सकता। बिल्कुल ऐसा ही अधिकतर लोगों ने कहा होता, लेकिन डॉक्टर गुसेलस ने यह नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा और किया यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उनका परिचय कराता हूँ और उन्हें स्वयं बोलने देता हूँ। एक शनिवार की दोपहर में मैं अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के तरीके और साधनों के बारे में सोच रहा था। लगभग 2 साल तक मैं सोचता रहा था। सोचने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। कार्रवाई का समय आ गया था। मैंने उसी समय अपना मन बना लिया कि मैं 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक $10 लाख प्राप्त कर लूंगा। कैसे? मैं उस बारे में चिंतित नहीं था। महत्व की मुख्य बात यह थी कि एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा पाने का निर्णय किया गया था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पल मैं एक विशिष्ट समय के भीतर पैसा जुटाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचा, आश्वासन की एक ऐसी अजीब भावना मेरे पास आ गई जैसी मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मेरे अंदर से कोई कुछ कहता प्रतीत हुआ,
आप बहुत समय पहले क्यों इस निर्णय पर नहीं पहुंचे? पैसा हमेशा आपका इंतजार कर रहा था। चीजें जल्दी में होना शुरू हो गई। मैंने समाचार पत्रों को फोन किया और घोषणा की, मैं अगली सुबह एक धर्मोपदेश का प्रचार करूंगा जिसका शीर्षक होगा, यदि मेरे पास 10 लाख डॉलर होते तो मैं क्या करता। मैं तुरंत धर्मोपदेश पर काम करने लगा, लेकिन मुझे आपको यह स्पष्ट रूप से अवश्य बताना चाहिए कि काम कठिन नहीं था, क्योंकि मैं लगभग 2 साल से धर्मोपदेश की तैयारी कर रहा था। इसके पीछे की भावना मेरा एक हिस्सा थी। आधी रात से पहले मैं धर्मोपदेश लिख चुका था। मैं बिस्तर में चला गया और विश्वास की भावना के साथ सोया, क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को 10 लाख डॉलर के स्वामी के रूप में देख सकता था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम गया, धर्मोपदेश पढ़ा, फिर अपने घुटनों पर बैठा और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक पैसे की जरूरी आपूर्ति कर देगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास फिर आश्वासन की भावना थी कि पैसे आने वाले हैं। अपने उत्साह में मैं अपने लिखित प्रवचन के बिना ही बाहर चला गया और इस भूल का तब तक मुझे पता नहीं चल पाया जब तक कि मैं अपने प्रवचन मंच पर नहीं आ गया था और इसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया था। मेरे नोट्स के लिए वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और क्या आशीर्वाद था कि मैं वापस जा नहीं सकता था। इसके बजाय मेरे अपने अवचेतन मन ने आवश्यक सामग्री प्रदान कर दी। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए उठा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सपनों के दिल और आत्मा से बोला। मैंने सिर्फ अपने दर्शकों से ही बात नहीं की, बल्कि मुझे गर्व है कि मैंने भगवान से भी बात की। मैंने बताया, मैं 10 लाख डॉलर का क्या करूंगा यदि वह राशि मेरे हाथों में रख दी जाती है। मैंने एक महान शैक्षणिक संस्था के संगठन की योजना जो मेरे दिमाग में थी उसका वर्णन किया, जहां युवा लोग व्यवहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही दिमाग को विकसित करेंगे। जब मैं प्रवचन समाप्त कर चुका और बैठ गया तो लगभग 3 पंक्तियों के पीछे से एक आदमी ने अपने सीट से उठकर धीरे धीरे मंच तक अपना रास्ता बनाया। मैं सोच रहा था वह क्या करने जा रहा है। वह मंच पर आया, अपना हाथ फैलाया और कहा, आदरणीय, मुझे आपका धर्मोपदेश पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आप वह सब कर सकते हैं जो आपने कहा आप करोगे यदि आपके पास 10 लाख डॉलर होते। मैं आप में और आपके धर्मोपदेश में विश्वास करता हूँ। यह साबित करने के लिए मैं आपको 10 लाख डॉलर दूंगा। आप कल सुबह मेरे कार्यालय में आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी ऑर्मर है। युवा गुसेलस श्रीमान ऑर्मर के कार्यालय गया और 10 लाख डॉलर उसे प्रस्तुत किए गए। उस पैसे से उन्होंने ऑर्मर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की। यह राशि उस राशि से अधिक है जो अधिकतर प्रचारक कभी जीवन भर में देखते हैं। फिर भी पैसे के पीछे का विचार आवेग युवा प्रचारक के दिमाग में 1 मिनट के अंश में बना था। आवश्यक 10 लाख डॉलर एक विचार के परिणाम के रूप में आया था। विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा गुसेलस लगभग 2 साल से अपने मन में पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान से देखें। उन्होंने यह पैसा अपने खुद के मन में इसे पाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचने और इसे पाने की निश्चित योजना पर निर्णय लेने के 36 घंटे बाद पाया। 10 लाख डॉलर के बारे में युवा गुसेलस की अस्पष्ट सोच और दुर्बलता से इसके लिए उम्मीद करने के बारे में कुछ भी नया या अद्वितीय नहीं था। उनसे पहले दूसरे और कई उनके समय से इसी तरह के विचार लिए हुए थे, लेकिन उस यादगार शनिवार को उनके निर्णय पर पहुंचने के बारे में बहुत ही अनोखा और कुछ अलग था। जब उन्होंने अस्पष्टता को पृष्ठभूमि में डाल दिया और पूर्ण निश्चय से कहा,
कहा, मैं 1 सप्ताह के भीतर वह पैसा प्राप्त कर लूंगा। भगवान उन लोगों के पक्ष में दिखाई पड़ता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और उसे पाना निश्चित करता है। इसके अलावा वह सिद्धांत जिनके माध्यम से डॉक्टर गुसेलस ने अपने $10 लाख प्राप्त किए अब भी जिंदा है। यह आपके लिए उपलब्ध है। यह सार्वभौमिक नियम आज भी उतना ही कारगर है जितना यह उस समय था जब युवा उपदेशक ने इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। यह किताब इस महान नियम के 13 तत्वों का कदम दर कदम वर्णन करती है और सलाह देती है कि कैसे इनका उपयोग किया जाए। अवलोकन करें कि आशा कैंडलर और डॉक्टर फ्रैंक गुसेलस में एक आम विशेषता थी। दोनों को चौंकाने वाली यह सच्चाई पता थी कि विचारों को निश्चित उद्देश्य साथ ही निश्चित योजना की शक्ति के माध्यम से नकदी में बदला जा सकता है। यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो सोचते हैं आप अकेले कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अमीरी पा सकते हैं, तो इस विचार को निकाल दें। यह सच नहीं है। अमीरी जब भारी मात्रा में आती है तो कभी भी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती। यदि वह आती है, अमीरी आती है तो निश्चित सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर आधारित निश्चित मांगों के जवाब में आती है, ना कि मौके या भाग से। समानता एक विचार सोच का आवेग है जो कल्पना से एक विनती करके कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि विचारों को वहां बेचा जा सकता है जहां माल नहीं बेच सकते। साधारण सेल्समैन इस बात को नहीं जानते हैं। यही वजह है कि वे साधारण हैं। पुस्तकों के एक प्रकाशक ने एक खोज की है जो आमतौर पर प्रकाशकों के लिए ज्यादा उपयोगी होनी चाहिए। उन्होंने सीखा कि कई लोग शीर्षक खरीदते हैं और पुस्तकों की सामग्री नहीं। महज एक पुस्तक का नाम बदलकर जो कि नहीं चल रहा था, उस किताब पर उसकी बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक ऊपर हो गई। वैसे पुस्तक के अंदर किसी भी तरह से कुछ नहीं बदला गया था। उसने केवल शीर्षक वाला कवर फाड़ डाला जो बिका नहीं था और एक ऐसे शीर्षक के साथ एक नया कवर डाल दिया जिसका एक बॉक्स ऑफिस मूल्य था। वह उतना ही आसान है जितना दिखता है। एक विचार था, यह कल्पना थी। विचारों की कोई मानक कीमत नहीं होती है। विचारों का निर्माता ही उनकी कीमत निर्धारण करता है और यदि वह होशियार है तो इस कीमत को प्राप्त कर लेता है। चलचित्र उद्योग ने करोड़पतियों का एक समूह उत्पन्न किया। उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जो विचार उत्पन्न नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास वह कल्पना थी जिससे वे विचारों को देखकर पहचान सकते थे। करोड़पतियों का अगला समूह रेडियो उद्योग से होगा जो नया है और उत्सुक कल्पना वाले लोगों के अतिरिक्त बोझ से दबा नहीं है। पैसा उन लोगों द्वारा कमाया जाएगा जो नए और अधिक सराहनीय रेडियो कार्यक्रमों की खोज कर पाएंगे, बना पाएंगे और जिनके पास योग्यता को पहचानने की और रेडियो श्रोताओं को इससे लाभ कमाने का मौका देने की कल्पना हो। प्रयोजक वह दुर्भाग्यशाली प्रीत जो अब रेडियो मनोरंजन की लागत का भुगतान करता है, जल्दी विचार के प्रति सचेत हो जाएगा और अपने पैसे के बदले कुछ मांग करेगा। व्यक्ति जो उन कार्यक्रमों के निर्माण और आपूर्ति करने में जो उपयोगी सेवाएं देते हैं, प्रयोजकों को हरा देता है, वह व्यक्ति है जो इस नए उद्योग में समृद्ध बनेगा। प्रेम गीतों को गुनगुनाने वाले और हल्के फुल्के बकबक करने वाले कलाकार जो अब फतवियों और मूर्खतापूर्ण हट्टी करके हवा को प्रदूषित करते हैं, हल्के गुणों वाले कलाकारों के रास्ते चले जाएंगे और उनकी जगह उन वास्तविक कलाकारों द्वारा ले ली जाएगी जो सावधानी से उन योजनाबद्ध कार्यक्रमों की व्याख्या करते हैं जिनका प्रारूप लोगों की सेवाएं देना और साथ ही मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ अवसरों का विस्तृत खुला क्षेत्र है जो कल्पना की कमी के कारण हो रही अपनी हत्या का चीख चीख कर विरोध कर रहा है और किसी भी हाल में बचाने की भीख मांग रहा है। इन सबसे ऊपर रेडियो की जो जरूरत है वे है नए विचार। यदि अवसरों का यह नया क्षेत्र आप में कौतूहल जगाता है तो शायद आपको इस सलाह से लाभ हो कि भविष्य के सफल रेडियो कार्यक्रम श्रोताओं की बजाय खरीदार बनाने पर ज्यादा ध्यान देंगे।
अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो रेडियो कार्यक्रमों को बनाने वालों को भविष्य में सफल होने के लिए श्रोताओं को खरीदारों में बदलने के व्यवहारिक तरीके ढूंढने होंगे। इसके अलावा भविष्य में रेडियो कार्यक्रमों के सफल निर्माताओं को अपनी विशेषताओं को प्रमुखता देनी चाहिए ताकि वह दर्शकों पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव दिखा सके। प्रयोजक हवाई बयानों पर आधारित विक्रय वार्ता खरीदने की चिकनी चुपड़ी बातों से उब रहे हैं। वे चाहते हैं और भविष्य में निर्विवाद सबूत की मांग करेंगे कि हुजूर प्रोग्राम न केवल लाखों लोगों को हमेशा सबसे मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसाएंगे बल्कि वह मूर्ख हट्टा करने वाला सामान भी बेच सकते हैं। एक और बात जो शायद उन लोगों द्वारा भी समझी जा सकेगी जो अवसर के इस नए क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में विचार करते हैं, रेडियो विज्ञापन विशिष्ट विज्ञापन विशेषज्ञ के एक पूरी तरह से नए समूह द्वारा नियंत्रित होने जा रहा है। पुराने समय के अखबार और पत्रिका विज्ञापन एजेंसी के पुरुषों से अलग और स्पष्ट विज्ञापन के खेल में पुराने समय के लोग आधुनिक रेडियो लिपियों को नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें विचारों को देखने के लिए प्रशिक्षण किया गया है। नई रेडियो तकनीक ऐसे लोगों की मांग करती है जो ध्वनि के संबंध में लिखित पांडुलिपि से विचारों की व्याख्या कर सकते हैं। यह जानने के लिए लेखक को कई हजार डॉलर और एक साल का कठिन परिश्रम लगाना पड़ा। रेडियो अभी वहाँ है जहाँ चलचित्र था। जब मैरी पिकफोर्ड और उसके घुंघराले बाल पहली बार स्क्रीन पर दिखाई दिए थे, रेडियो में उन लोगों के लिए यह बहुत जगह है जो विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। यदि रेडियो के अवसर पर पुरोगामी टिप्पणी ने आपके विचारों के कारखानों को काम करने के लिए शुरू नहीं कर दिया है तो बेहतर है कि आप यह भूल जाएं। आपके अवसर किसी अन्य क्षेत्र में है। यदि टिप्पणी ने आप में थोड़ी सी भी कौतूहल जगाया है तो इससे आगे जाए और शायद आपको अपने कैरियर को भरने के लिए आवश्यक विचार मिल जाए। यदि आपको रेडियो में कोई अनुभव नहीं है तो आप हतोत्साहित कभी ना हो। एंड्रयू कार्नेगी इस्पात बनाने के बारे में बहुत कम जानते हैं। मेरे पास इसके लिए कार्नेगी के अपने शब्द, लेकिन उन्होंने इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में से दो का व्यवहारिक उपयोग किया और स्टील के कारोबार को उन्हें एक संपत्ति देने वाला माध्यम बनाया। व्यवहारिक रूप से हर महान सौभाग्य की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का निर्माता और विचारों का विक्रेता साथ मिल जाए और सद्भाव में काम करे। कार्नेगी ने खुद को ऐसे लोगों से घेर रखा था जो वह सब काम कर सकते थे जो वे खुद नहीं कर सकते थे। आदमी जिन्होंने विचार उत्पन्न किए, आदमी जिन्होंने विचारों को संचालन में लगाया और खुद को और दूसरे को शानदार तरह से समृद्ध बनाया। लाखों लोग एक अनुकूल ब्रेक की आशा में जीवन गुजार देते हैं। शायद एक अनुकूल ब्रेक किसी को एक अवसर दे सकता है, लेकिन सबसे सुरक्षित योजना भाग पर निर्भर रहता नहीं है। यह एक अनुकूल अवसर था जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा अवसर दिया, लेकिन उसे परिसंपत्ति बनने से पहले मुझे निर्धारित प्रयासों के 25 साल समर्पित करने पड़े। ब्रेक में अच्छे भाग से एंड्रयू कार्नेगी से मिलना और उनका सहयोग पाना शामिल था। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मन में उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता के एक दर्शन में व्यवस्थित करने का विचार बोया। हजारों लोग 25 साल के अनुसंधान में की गई खोजों से लाभ कमा चुके थे और कई भाग दर्शन के अनुपालन के माध्यम से इकट्ठे किए गए हैं। शुरुआत आसान थी। यह ऐसा विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। अनुकूल ब्रेक कार्नेगी के माध्यम से आया था, लेकिन उस दृढ़ संकल्प, प्रयोजन की निश्चितता और लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा तथा 25 साल के लगातार प्रयास का क्या। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी जो निराशा, उदासी, अस्थायी हार, आलोचना और समय की बर्बादी कहकर लगातार याद दिलाने वाली बातों से बच निकली।
यह एक तीव्र इच्छा थी, एक जुनून। जब पहली बार यह विचार श्रीमान कार्नेगी द्वारा मेरे मन में बोया गया तो इसे जीवित रहने के लिए मनाया, पाला और फुसलाया गया था, लगाया गया था। धीरे धीरे यह विचार अपनी शक्ति के तहत विशाल बन गया और इसने मुझे मनाया, पाला और प्रेरित किया। विचार ऐसे ही होते हैं, पहले आप इनको जीवन, कार्रवाई और मार्गदर्शन देते हैं, फिर ये अपनी शक्ति अपने हाथों में लेकर सभी विरोधों को एक तरफ उहाड़ देते हैं। विचार अमूर्त बल है, लेकिन इनके पास भौतिक मस्तिष्क से ज्यादा शक्ति होती है। जो इन्हें जन्म देते हैं उनके पास वह शक्ति होती है जिससे वे अपने जन्मदाता मस्तिष्क के धूल में वापस मिल जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म की शक्ति ले, यह मसीह की मस्तिष्क में पैदा हुए एक साधारण विचार के साथ शुरू हुआ। इसका मुख्य सिद्धांत है, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो आप दूसरों से चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। मसीहा जहां से आए थे वहां वापस अपने स्रोत पर चले गए, लेकिन उनका विचार आगे बढ़ता ही जा रहा था। किसी दिन यह पनप जाएगा और अपनी क्षमता पा लेगा, फिर यह मसीह की गहरी इच्छा को पूरा कर चुका होगा। यह विचार केवल 2000 साल से विकसित हो रहा है, इसे समय दे। सफलता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती और असफलता के लिए कोई बहाना नहीं होता है। आप सुन रहे थे नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच। इससे पहले भी 2 वीडियो आप सुने होंगे, ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप चैप्टर 6 तक सुने होंगे, अगले वीडियो में आप अध्याय 7 से सुनेंगे। आपको किसी और भी बुक का ऑडियो बुक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।